Hello everyone, myself CS Saurabh Mittal, Associate Director Choice Equity Broking Private Limited. So we are here again to discuss on our series on individual taxation. Our today's topic is regarding receipt of gift and its taxation compliances. हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस क्या होता है. और हमारे आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अगर आपको किसी प्रकार का गिफ्ट मिलता है इधर इन द फॉर्म ऑफ मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है अंडर द इनकम टैक्स लॉज. एक जनरल फीलिंग, गिफ्ट्स मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, बट यहाँ पे जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हमें कोई भी गिफ्ट अगर मिलता है तो हमें उसको इनकम टैक्स के अंदर कंप्लाई भी करना होता है. हमें उसकी ड्यू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ में भी शेयर करनी होती है. गिफ्ट कितने भी अमाउंट का हो सकता है, थाउजेंड्स में भी हो सकता है और लैक्स में भी हो सकता है, करोड्स में भी हो सकता है. तो वॉट एवर द अमाउंट इज, वी नीड टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस और गिफ्ट से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डिपार्टमेंट को देनी है. अब क्वेश्चन ये आता है, गिफ्ट मिला, गिफ्ट की रिपोर्टिंग हमने कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, बट क्या हमें उन गिफ्ट्स के ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा? कौन से गिफ्ट्स के ऊपर टैक्स देना है और कौन से गिफ्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं देना, कौन से गिफ्ट्स टैक्स फ्री हैं? आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से गिफ्ट्स पे हमें टैक्स देना है और कौन से हमारे लिए एग्जम्प्ट. इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन से गिफ्ट्स को हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करना है ताकि उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाए. तो इसमें जो मेन बात है कि अगर आपका गिफ्ट वेदर टैक्सेबल और नॉट, अगर टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, इन बोथ द सिनेरियोज आपको वो अपनी आईटीआर के अंदर मेंशन करना है, डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है. तो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं है. ऑल टाइप ऑफ गिफ्ट्स विल बी रिपोर्टेड इन द आईटीआर. अब हम एक उस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे जब हमें अगर गिफ्ट मिलता है, स्टिल वो हमारे हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा. तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी सारे आइटम्स मेंशन किए हैं, स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं, जहां पे अगर आपको गिफ्ट रिसीव होता है तो वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, वो एज एग्जम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, ऑल्दो आप रिटर्न के अंदर उसकी पूरी जानकारी देंगे. तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिलता है, रिलेटिव को उन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे, क्लोज रिलेटिव्स को. अगर आपको रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, चाहे वो कैश के अंदर है, प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सारे गिफ्ट्स आपके लिए एग्जम्प्ट होंगे. इसके लिए कोई भी मॉनेटरी लिमिट भी नहीं है. यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन में असेसी का स्पाउस, उसके वाइफ, हस्बैंड अगर कोई है, अगर कोई भाई बहन है, असेसी के स्पाउस के भाई बहन भी इसमें कवर है एज अ रिलेटिव. ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द असेसी, मदर या फादर की अगर कोई भी ब्रदर या सिस्टर हैं, वो सब भी रिलेटिव कंसीडर किए जाएंगे. एनी लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अगर आपकी पीढ़ी के अंदर ऊपर में आपके फादर, दादा या उनके ऊपर, या आपके बेटे, पोते या उनसे नीचे से आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो भी आपके लिए रिलेटिव कंसीडर किया जाएगा. ऐसे ही आपके स्पाउस के लीनियन डिसेंडेंट या लीनियन असेंडेंट अगर कोई भी है, वो भी एज ए रिलेटिव कंसीडर किए जाएंगे. और इसके अलावा ये जो पूरी लिस्ट है, इनमें जो जो पीपल कवर हैं, उनके जो भी स्पाउस होंगे, हस्बैंड या वाइफ होंगे, वो सब भी इनकम टैक्स के पर्पज से आपको जो गिफ्ट रिसीव हुआ है उसके लिए रिलेटिव कंसीडर किए जाएंगे. तो ये काफी बड़ी लिस्ट उन्होंने दी है, ऑल्दो क्लोज रिलेटिव कंसीडर किया गया है इनको फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी. स्टिल इस पूरी लिस्ट में से अगर आपको किसी से भी गिफ्ट मिलता है तो वो ये कंसीडर किया जाएगा कि आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है. हम यहाँ पे एक चीज जो आपको जरूर बताना चाहेंगे कि ये लिस्ट अगर आपको
इस लिस्ट के अकॉर्डिंग किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। बट अगर आपको वाइस वर्सा अगर कुछ मिलता है, लाइक गिफ्ट जो है वो डोनी स्पेसिफिक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, आपको अपने चाचा या मामा से गिफ्ट मिल रहा है तो वो आपके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगा, आपको टैक्स नहीं पे करने की जरूरत। बट अगर आपके मामा या चाचा को आपसे गिफ्ट मिल रहा है तो उनके हैंड्स में वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप उनके लिए रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रॉपरली समझे रिलेटिव की डेफिनेशन को। इसके अलावा अगर आपको अपनी शादी पे कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, द असेसी हिमसेल्फ हरसेल्फ हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट इन हिज और हर मैरिज, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा अंडर द इनकम टैक्स लॉज। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान करने वाली है कि वो गिफ्ट डायरेक्टली आपको रिसीव होना चाहिए। अगर वो आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर या सिस्टर के थ्रू आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा जिनके पास में वो फर्स्ट रिसीव हुआ है गिफ्ट। तो अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो डायरेक्टली आपको मिलना चाहिए, तभी वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनहेरिटेंस के अंदर कोई भी चीज मिलती है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल रहा है, तो वो आपके लिए एग्जम्प्ट है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर किसी भी रीजन से किसी पर्सन ने डेथ के मौके पे ये सोचते हुए कि पॉसिबिलिटी है उनकी डेथ की और वो आपको कोई चीज गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी इनकम टैक्स प्रोविजंस में एग्जम्प्ट होगा आपके एंड पे। आपको अगर कोई लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट मिल रहा है, दैट इज एग्जम्प्ट। किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, कहीं से भी आपको गिफ्ट मिलता है, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉज। और कुछ एक और सर्टेन सिनेरियोज इनकम टैक्स लॉ ने दिए हैं जो अगर आपको उनके अंडर अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है वो भी आपके एंड पे एग्जम्प्ट होंगे। अब हम आते हैं, हमने पिछली लिस्ट के अंदर देखा कि कहां कहां पे गिफ्ट जो मुझे मिला है वो एग्जम्प्ट होगा। लाइक मैंने सिनेरियोज को वर्क किए, जब मुझे गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से मेरी मैरिज पे, या फिर विल इनहेरिटेंस में मिल रहा है, या कुछ एक और सिनेरियोज। बट इसके अलावा जो सिनेरियोज हैं जहां पे गिफ्ट्स पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में नहीं फॉल होंगे, वो अगर मुझे कोई भी कैश गिफ्ट मिल रहा है, मनी के अंदर कोई भी गिफ्ट मिल रहा है और दैट अमाउंट एक्सीड्स 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से ऊपर का अगर मुझे कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट मेरे लिए टैक्सेबल होगा। सो यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि अमाउंट अगर 50,000 से अगर 1 रुपए भी एक्सीड करेगा, देन द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। 50,000 रुपए की लिमिट मुझे नहीं मिलेगी। अगर 50 के अंदर है देन वो अमाउंट एग्जम्प्ट है, 49,000 है, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। 51,000 अगर है तो 51 का 51 टैक्सेबल रहेगा, मुझे 50,000 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे। हमने लास्ट केस में मनी के बारे में डिस्कस किया, कैश गिफ्ट अगर मुझे कुछ भी मिल रहा है तो वो कब टैक्सेबल होगा। अब जो सिनेरियो है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली है, इधर इट कुड बी ए हाउस, इट कुड बी ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसी भी वे में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे एज ए गिफ्ट मिलती है और अदर देन रिलेटिव मिलती है, रिलेटिव से मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट होगा। बट अदर देन रिलेटिव मिल रही है और मुझे उसके बदले में कोई भी कंसिडरेशन नहीं देनी पड़ रही है और उसका स्टैंप वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए से एक्सीड कर देता है अगर, तो जितनी की जितनी उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस डेट को होगी जिस दिन को मुझे वो गिफ्ट मिला है, दैट होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल फॉर मी एज अ गिफ्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉज। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा कि मुझे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है एज अ गिफ्ट और वहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 से एक्सीड करती है और मैंने कोई कंसिडरेशन सामने पार्टी को नहीं दिया है। अब जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, इस सिनेरियो के अंदर मुझे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, अदर देन रिलेटिव किसी पर्सन से मिली है और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है उस कंसिडरेशन को जो मैंने सामने पार्टी को दिया है बाय 50,000 रुपीज। मतलब कंसिडरेशन है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, मैंने कुछ प्रॉपर्टी के बदले में कुछ चीज सामने दिया है
इधर मनी या कुछ भी किसी भी फॉर्म के अंदर, बट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जो एज अ प्रॉपर्टी मुझे मिला है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन को 50,000 रुपीज से एक्सीड अगर कर देता है, तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा बिटवीन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, वो मेरे लिए एज ए गिफ्ट टैक्सेबल होगा। हमने मनी के बारे में डिस्कस किया, कैश के बारे में डिस्कस किया और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब अगर मुझे कोई भी गिफ्ट मिलता है एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑल्दो एक पूरी लिस्ट मेंशन की है कि ये आइटम ही आपकी प्रॉपर्टी कंसीडर होंगे, जो कि हम सब्सिक्वेंट स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको उन प्रॉपर्टी में से कोई भी आइटम एज अ गिफ्ट मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन और अदर देन रिलेटिव अगर मिलता है, तो फिर वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट गिफ्ट एक्सीड्स 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए से ऊपर के फेयर मार्केट वैल्यू वाला गिफ्ट अगर आपको मिलता है, आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है अदर देन कैश, तो फिर वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा वो है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और गिफ्ट रिसीव। तो मतलब अगर आपको एक से ज्यादा भी गिफ्ट्स अगर मिले हैं पूरे साल में विदाउट कंसिडरेशन और वो 50,000 से एक्सीड करते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको अपने आईटीआर के अंदर वो फिगर्स मेंशन करने पड़ेंगे। लास्ट केस के अंदर हमारे पास गिफ्ट मिला मूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन अ रिलेटिव विदाउट कंसिडरेशन। इस वाले केस में हमें गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम अदर देन अ रिलेटिव बट देयर इज अ कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ हमने उसके बदले में सामने वाली पार्टी को दिया है। स्टिल जो मेरा कंसिडरेशन है वो कम है टू द वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड और द गिफ्ट रिसीव्ड, और दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से एक्सीड करता है, तो फिर जो डिफरेंशियल फिगर होगा वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा और मुझे उसे एज ए गिफ्ट कंसीडर करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, क्योंकि मेरे इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट वी कैन से कि मुझे सस्ते में मिला है, इसलिए मुझे एज ए गिफ्ट उसको कंसीडर करके इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अपनी बुक्स में रेज करनी पड़ेगी, अपनी आईटीआर के अंदर रेज करनी पड़ेगी उस अमाउंट के ऊपर, डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर। सो वी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिनको मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रखा गया है। सारे आइटम्स मूवेबल प्रॉपर्टी के नहीं आएंगे आपके गिफ्ट की डेफिनेशन के अंदर। सो अगर आपको इनमें से किसी आइटम का गिफ्ट मिलता है और वहां पे आपको इधर वो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है या फिर आपकी कंसिडरेशन इनकी एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू से कम है बाय एंड डिफरेंस 50,000 से एक्सीड करता है, तब वो टैक्सेबल होगा। तो वो आइटम्स हैं, अगर आपको कोई शेयर या सिक्योरिटीज किसी कंपनी के मिलते हैं, आपको कोई ज्वेलरी एज ए गिफ्ट मिलता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कोई भी आर्ट वर्क आपको मिलता है या फिर कोई बुलियन आपको मिलता है, ऐसी किसी भी आइटम के मिलने पे और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है अदर देन रिलेटिव मिल रहा है, तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर द थ्रेशहोल्ड लिमिट्स। सो these are the items which are taxable in the hands of assessee। कई बार ऐसी चीजें हमें मिलती है, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर भी ऐसी एंट्री आ जाती है जहां पे हमें गिफ्ट्स मिले हैं बट हम उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते, हम अपनी बैलेंस शीट का पार्ट उसको नहीं बनाते या फिर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं शो करते। तो कई बार हम मैरिज के केस के अंदर हम प्रॉपर आईटीआर फाइल नहीं करते। तो ऐसे सभी सिनेरियोज को हमें बड़े अच्छे से कवर करना है और आईटीआर फाइल करते वक्त इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिपोर्टिंग इन सब चीजों की करनी है, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर डिपार्टमेंट के किसी एक्शन से बच सके और हमारे पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो कि ये कब और कैसे हमें रिसीव हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट receipt of gifts in the hands of assessee। I hope you understand the concept of gift and the taxability and the tax compliances related to gift। होप यू लाइक दिस होल सीरीज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी वीडियो से रिलेटेड है, तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें।
We will get back to you as soon as possible, and we will help you to solve those queries. Till then, stay tuned. Thanks.